नमस्कार दोस्तों। तो इसके पहले क्लास में हम 2 क्लास देखे हैं मध्यकालीन भारत का, ठीक है ना? जो कि मध्यकालीन भारत हमने कहा था कि 712 ईस्वी से लेकर कहाँ तक चलता है? 1757 ईस्वी तक चलता है, ठीक है? तो ये 1757 ईस्वी तक के इतिहास हम मध्यकालीन में देखते हैं। जिसमें से हमने आपको बता रखा है 1027 तक का इतिहास। 712 से लेकर के 1027 का ये महमूद गजनबी का आक्रमण तक हमने महमूद गजनबी का मृत्यु तक हमने बता रखा है, ठीक है? हमने बता दिया, सॉरी महमूद गजनबी नहीं, हाँ महमूद गजनबी हमने बता रखा है कि कैसे उसको हैजा हो गया था, एक असात बीमारी हो गया था, जैसी करनी वैसी वो उसका भरना पड़ा था, ठीक है ना? तो ये हमने बताया था। हमने मध्यकालीन से पहले दोस्तों हमने इस्लाम का उदय मध्यकालीन कहाँ से शुरू होता है? तो मुस्लिम आक्रमण से, ठीक है ना? मुस्लिम आक्रमण कि मुस्लिम जब भारत पर आक्रमण करता है, पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम करता है, ठीक है? तो ये मुस्लिम आक्रमण, तो इसमें सबसे पहले हमने आपको मुस्लिम का उदय बताया कि मुस्लिम का जन्म कैसे कैसे हुआ, उसका विस्तार कैसे हुआ, जिसमें हमने आपको बताया कि ये जो मुस्लिम धर्म है वो सेमेटिक धर्म है। क्या है? सेमेटिक धर्म है। सेमेटिक का मतलब होता है जो शव को क्या करता है? तो शव को दफनाता है। क्या करता हो? दफनाता हो। और जो पथ प्रदर्शक है उसको पैगंबर मानता हो। पैगंबर मतलब ईश्वर के द्वारा भेजा गया कोई विशेष व्यक्ति जो पथ प्रदर्शक का काम करता है, जो रास्ता लोगों को दिखाता है, ऐसा माना जाता है इस्लाम धर्म में, ठीक है? तो ये सेमेटिक धर्म है। धर्म हमने आपको धर्म में और पंथ में अंतर बता रखा है कि धर्म जो होता है आंतरिक पक्ष होता है। क्या होता है? आंतरिक पक्ष। और ये पंथ जो होता है बाह्य पक्ष होता है। बाह्य पक्ष मतलब क्या हो गया? जैसे आप इस्लाम धर्म कहते हो, हिंदू मुस्लिम सिख मंदिर मस्जिद, ये बाह्य पक्ष हो गया, ठीक है ना? और धर्म का आंतरिक पक्ष क्या होता है? तो ये आंतरिक पक्ष को ही धर्म कहा जाता है। जैसे दया, करुणा, प्रेम, त्याग, ये आंतरिक पक्ष हो गया, ये आपके अंदर उत्पन्न होता है, ठीक है? तो ये दया, करुणा, प्रेम, त्याग, किसी भी धर्म का मुख्य बात यही होता है। ये जो दूसरा पक्ष है, ये इस्लाम मुस्लिम, इस्लाम आपका ये हो गया सिख धर्म, ये सब जो है ये केवल दिखावटी है, ये दूसरा पक्ष है, ठीक है ना? तो इसको पंथ बोला जाता है। तो धर्म आप समझा कि धर्म सभी के लिए एक ही होता है, चाहे वो इस्लाम हो या हिंदू हो, चाहे जो भी धर्म से हो, सभी का आंतरिक पक्ष मतलब धर्म एक ही होता है। दया करना, करुणा, प्रेम, त्याग, यही सिखाता है, ठीक है? रिलीजियस के मतलब हमने बताया है रीजन, सॉरी, इसके मतलब हमने क्या बताया है रिलीजन को? रिलीजन का मतलब हमने बताया आप लोग को। रिलीजन मतलब क्या होता है? धर्म। रिलीजन मतलब जोड़ना। क्या? जोड़ना। किसको किस से जोड़ना? तो आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, आत्मा को शरीर से जोड़ना, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ना, ये रिलीजन होता है, ठीक है? फिर हमने आपको बताया कि जो प्रथम ये मुस्लिम धर्म के जो संस्थापक है वो कौन हुए? तो इसके जो संस्थापक हुए मुस्लिम धर्म, तो मोहम्मद साहेब इसका क्या हुए? मोहम्मद साहेब इसके संस्थापक, ठीक है? तो मोहम्मद साहेब संस्थापक हुए, जिसका जन्म जो होता है 570 ईस्वी में कहाँ पे होता है? तो मक्का में होता है। सऊदी अरब में क्या है? सऊदी अरब जो है मक्का है। यहाँ पे हमने आपको पूरा मैप में बता रखा है कि सऊदी अरब के मक्का में 570 ईसा पूर्व में होता है। इसके पिता का नाम अब्दुल्ला होता है। क्या होता है? अब्दुल्ला। और माता अमीना। माता का क्या नाम होता है? अमीना। ये जो है एकेश्वरवाद की शिक्षा लोगों को देता है। किसकी? एकेश्वरवाद की शिक्षा देता है, ठीक है? मतलब एक ही ईश्वर। ईश्वर कितना है? एक ही है, ठीक है? तो ये इसको पैगंबर कहा जाता है ईसा धर्म में, मतलब कि ये इसमें क्या कहता है, इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में इसको पैगंबर मानता है। पैगंबर मतलब पथ प्रदर्शक होता है, तो पैगंबर मानता है इसको, ठीक है? तो ये इसके जो पवित्र ग्रंथ है इस्लाम धर्म के, मुस्लिम धर्म के, उसको हमने बताया कुरान शरीफ है, ठीक है? फिर हमने कहा कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। इन्होंने जब ये धर्म के बारे में बताया तो अच्छा धर्म ही ये भी था, ठीक है?
अब ना इसमें कुरीतियाँ आ गया है धर्म में, ठीक है। पहले ये भी दया, प्रेम, करुणा, त्याग, ये सब के बारे में, लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के बारे में, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के प्रयास ये भी किया था। फिर हमने बताया कि जब मोहम्मद साहब का मृत्यु हुआ, मृत्यु से पहले इन्होंने अपने दामाद जो कि हजरत अली था, हजरत अली, तो धर्म का एक अधिकारी होना चाहिए ना, तो इसके पहले ये था मोहम्मद साहब, तो हजरत अली को इन्होंने, इसके पुत्र नहीं था कोई, तो इसके पुत्री एक थी, तो उसी के मतलब कि पति को, अपने दामाद को इसने क्या किया, तो इस्लाम धर्म के प्रमुख बना दिया, ठीक है, उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन इसी के समय में जब इसका मृत्यु हुआ तो अबू बकर एक प्रमुख व्यक्ति था, ठीक है, अबू बकर एक बुद्धिमान व्यक्ति, तो कुछ लोग इसको माना उत्तराधिकारी और कुछ लोग इसको, तो जो इसको माना, किसको, हजरत अली यानी उसके दामाद को, वो शिया संप्रदाय कहलाया, और जो अबू बकर को माना वो सुन्नी संप्रदाय कहलाया। क्या कहलाया, सुन्नी संप्रदाय कहलाया। फिर इसके मृत्यु के बाद एक क्या होता है, मतलब कि मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद एक खलीफा परंपरा शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, खलीफा मतलब कि चाहे जितना भी बड़ा एरिया में इस्लाम धर्म क्यों न फैला हो, सभी का धार्मिक गुरु एक ही होगा जिसका नाम होगा खलीफा, ठीक है। तो वो खलीफा एक पद ही था। इस खलीफा के बाद हमने बताया कि इस खलीफा के मतलब कि लिए अब इस क्या संघर्ष हो गया कि चार परंपरा, खलीफा का चार परंपरा आ जाता है। एक राशिदुन परंपरा आ जाता है, राशिदुन, उमैया परंपरा आ जाता है, ठीक है, मतलब धर्म और चार भागों में बट गया। एक अब्बासी आ जाता है, ठीक है, अब्बासी, और एक क्या, फातिमी, तो ये हो जाता है। कैसे कैसे दोस्तों इस्लाम का उदय हुआ, कैसे भारत पर यह आक्रमण करता है, ये आप समझो। तो राशिदुन परंपरा ये केवल धर्म पर काम करता था, धर्म के विस्तार करने का काम, धर्म के अच्छी अच्छी बातों को ये लिखता था, तो धर्म का कार्य करता था, केवल किसका कार्य, तो धर्म का। लेकिन इसने कुछ ऐसे भड़काऊ उमैया परंपरा वाला लोग लिख दिया कि लोग इस्लाम धर्म के प्रति ज़्यादा जागृत हो गया और इसको फैलाने का कोशिश किया, इसके लिए युद्ध भी करना उचित समझा, ठीक है। तो इसने लिख दिया कि इस्लाम धर्म जो है, जो कि वैसा नहीं लिखनी चाहिए था, इस्लाम धर्म जो है दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म है। किसने लिखा, तो उमैया परंपरा का जो खलीफा था, कि सबसे श्रेष्ठ धर्म दुनिया का कौन है, इस्लाम धर्म, इसे किसी भी कीमत पर विस्तार करनी चाहिए, दुनिया में फैलानी चाहिए, चाहे उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े। तब इसी में लोग मतलब कि इसको विस्तार करने के क्रम में मोहम्मद बिन कासिम आता है। कौन आता है, तो मोहम्मद बिन कासिम आता है, और कासिम भारत पर पहला बार क्या किया था, तो आक्रमण किया था। तो इसी के बारे में हमने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो क्या किया था, भारत पर प्रथम आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम प्रथम इस्लाम आक्रमण। तो प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया, मोहम्मद बिन कासिम। ये हमने आपको बता रखा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कि ये जो है अरबी आक्रमणकारी था, जहाँ अरबी मतलब कहाँ, तो जहाँ पर इस्लाम धर्म का उदय हुआ था, अरब में हुआ था, मक्का में, ठीक है। तो ये हुआ था, तो अरबी आक्रमणकारी था। ये जो था ये कहाँ पे किया था आक्रमण, तो 712 में सबसे पहला बार आक्रमण किया था। कहाँ पर, सिंध पर। सिंध जो है कहाँ है, तो अभी तो पाकिस्तान में है, ठीक है, उस समय भारत में ही था। तो सिंध पे आक्रमण किया था। सिंध के राजा जो था उस समय दाहिर था। कौन था, दाहिर नाम का एक राजा था, जिसको इसने क्या किया था, तो पराजित कर दिया था दाहिर को, ठीक है, और सिंध को अपने नियंत्रण में ले लिया था। सिंध को क्या कर लिया था, अपने नियंत्रण में ले लिया। और कहा जाता है कि ये मोहम्मद बिन कासिम इसलिए आक्रमण किया था 712 में ही, कि इसने चाहा कि इस्लाम धर्म का तो प्रसार करना चाहता ही था, लेकिन व्यापार पर कंट्रोल, व्यापार पर क्या करना चाहता था, नियंत्रण, व्यापार पर नियंत्रण। तो इस उपलक्ष्य में इन्होंने जब इसको जीत लिया तो एक कर लगा दिया जिसका नाम था जजिया कर। क्या लगा दिया, जजिया कर, जो कि गैर मुसलमानों से, मुस्लिम से नहीं, हिंदुओं से, ये सब से लिया जाता है। गैर मुस्लिम, जो मुस्लिम नहीं है उससे लिया जाने वाला एक कर था, ठीक है। तो ये जजिया कर लगाया, जिस पर 5 लोगों पे इन्होंने नहीं लगाया, महिलाओं पर, बच्चों पर, बुढ़ा मतलब बुजुर्गों पर, महिला, बच्चा, बुजुर्ग, और क्या,
तो और एक जो उपंग जो विकलांग था इस पे नहीं लगाया उसने, एक ब्राह्मणों पर, ठीक है। तो 5 लोगों पर ये जजिया कर नहीं लगाता है। तो ये हमने देखा दोस्तों इस प्रकार से पूरी अच्छे तरीक़ा से क्या मोहम्मद बिन कासिम को, ठीक है। तो इसके बाद हमने दूसरा मुस्लिम अच्छा इसमें और हम देखें कि ये एक सिक्का चलाया था जिसका नाम था दिरहम। दिरहम नाम के एक सिक्का चलाया था। दिरहम क्या था? सिक्का का नाम था, ठीक है। तो दिरहम सिक्का किसने चलाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। जजिया कर किसने चलाया? मोहम्मद बिन कासिम ने चलाया था, ठीक है। इसके जानकारी का स्रोत तो हमने 2 बताया, एक किताब फुतुल उल बलादान जो कि बिल्ला दूरी लिखा, चचनामा, ठीक है। अरबों का योगदान हमने बताया कि अरब से भारतीयों को क्या योगदान दिया अरबों ने, तो ऊँट का पालन जो हम करते हैं अरबों से सीखा है, अरब के लोग से, ठीक है। और खजूर की खेती भी अरबी लोग से सीखे हैं। लेकिन भारत भी कुछ योगदान दिया, जैसे खगोल शास्त्र वो सब नहीं जानता था तो वो सब खगोल शास्त्र भारत से सीख कर गया। काफ़ी सारा धन लूट कर गया। गणित क्षेत्र में मतलब सीख के गया, आयुर्वेद के क्षेत्र में सीख करके गया भारत से, ठीक है। फिर हमने कहा था एक अल जाफरी जो था, अल जाफरी ये मोहम्मद बिन कासी के दरबार के मतलब कि क्या था? कवि था। तो अल जाफरी उसी के समय के कवि था, जिसने 2 भारतीय ग्रंथ को अरबी भाषा में 2 भारतीय ग्रंथ को क्या किया था? अरबी भाषा में अनुवाद किया था। एक था ब्रह्मा सिद्धांत और एक का नाम था खंड खाद्य। क्या? खंड खाद्य, ठीक है। तो खंड खाद्य और ब्रह्मा सिद्धांत 2 जो भारतीय पुस्तक था उसको अरबी भाषा में अनुवाद किया था। ये प्रथम मुस्लिम आक्रमण हमने देखा इस प्रकार से। फिर इसके बाद हमने देखा दूसरा मुस्लिम आक्रमण जो अरब से ना होकर कहाँ से था? तुर्क से हुआ था। तो तुर्की से हुआ था। तो तुर्क आक्रमण ये कब होता है? तो ये होता है 1001 से लेकर के 1027 के बीच। कौन किया? दोस्तों तुर्क आक्रमण में सबसे पहला हमने बताया व्यापक स्तर पर किया महमूद गजनबी। किसने किया? महमूद गजनबी। लेकिन इससे भी पहला, महमूद गजनबी से पहला इसके पिता ये किस वंश से था? जामनी वंश से। यामनी वंश से संबंध था। यामनी वंश से जो तुर्क में, ठीक है। यामनी वंश की स्थापना अल्पगिन ने किया था। अल्पगिन, ठीक है। अल्पगिन का उत्तराधिकारी था इसके पिता, मोहम्मद गजनबी का पिता, जिसका क्या नाम था? सुबुक्तगिन। तो अल्पगिन का क्या था? उत्तराधिकारी था सुबुक्तगिन, अल्पगिन का, ठीक है। तो इसने किया था स्थापना। तो यही सुबुक्तगिन सबसे पहला भारत पर तुर्क आक्रमण किया था। अगर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण देखा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरबी आक्रमणकारी था, लेकिन तुर्क में सबसे पहला किसने किया था? तो सुबुक्तगिन। किसके पिता? मोहम्मद गजनबी के पिता। लेकिन जब इसका मौत होता है तो इसके बाद जो आमनी वंश के शासक बनता है मोहम्मद गजनबी 999 में बनता है। 999 ईस्वी में शासक बनता है। जब ये इतिहास कहता है इतिहासकार कि जब ये शासक बना तो इसने कसम खाया कि प्रत्येक वर्ष हम अपने शासनकाल के प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करेंगे और वहाँ से सभी मतलब कि माल को क्या करके लूट करके लाएंगे और क्या करेंगे और वहाँ पे इस्लाम का प्रचार प्रसार करेंगे व्यापक स्तर पे, ठीक है। तो एक इतिहासकार है दोस्तों जो कहता है कि हेनरी इलियट उसका नाम था। क्या? हेनरी इलियट। ये क्या कहता है? कहता है कि मोहम्मद गजनबी 1001 से लेकर 1027 के बीच इतना तक इसका शासनकाल रहा, 30 तक रहा था। तो इसके बीच मतलब शासन यहीं तक किया था, आक्रमण यहीं तक किया था 1027 तक, जो कि अंतिम 27 में किया था जाटों के विरुद्ध, जाट, ठीक है। तो ये हेनरी इलियट कहता है कि 17 बार टोटल आक्रमण किया है। कितना बार? 17 आक्रमण भारत पर किया है, जिसमें से कुछ प्रमुख आक्रमण हमने बताया। और ये जब आक्रमण करता था तो क्या करता था? मस्जिद का तो विस्तार करना ही चाहता था, मंदिरों को तोड़वा देता था। क्यों तोड़वा देता था? क्योंकि ये चाहता था कि जो धर्म यहाँ पहले से है हिंदू धर्म उसको नष्ट किया जाए और वहाँ पे क्या विस्तार किया जाए? तो इस्लाम धर्म को, जो मुस्लिम धर्म उदय हुआ है ये आपका
कहाँ पे, मक्का में, किसके द्वारा, मोहम्मद साहब के द्वारा उसका विस्तार हो, उसके बारे में लोग सीखे, उसको लोग जाने, ठीक है, उसको लोग माने, ये चाहता था। इसलिए इसको मूर्ति भंजक कहा जाता था, मूर्ति भंजक कहा जाता था। किसको, मोहम्मद गजनबी को। मूर्तियों को तुड़वा देता था। जैसे हमने बताया कि इसने जो गुजरात के सोमेश्वर नाथ मंदिर था उस मंदिर को लूटा, और उसमें जो शिव मंदिर था सोमेश्वर नाथ, जो कि चालुक्य वंश के शासकों ने बनाया था, उस मंदिर को लूटा। उसमें काफ़ी मात्रा में सोना वगैरह ये सब था, तो उसको लूटा, और मंदिर में जो शिव का प्रतिमा था उस प्रतिमा को तुड़वा दिया और लेकर चला गया अफ़गानिस्तान में। वहाँ मस्जिद के जो सीढ़ियाँ होता है ना, सीढ़ियों में उस मूर्ति के जो माल था, मटेरियल था, उसको लगवाया। सोचो कितना ये मतलब कट्टर था। तो ये कट्टर मुस्लिम था, ठीक है। इस 17 में से कुछ प्रमुख आक्रमण हमने देखा, कुछ प्रमुख आक्रमण इसका हमने देखा, ठीक है। जिसमें से क्या देखा है, तो 1001 में जो पहला आक्रमण किया वो उत्तर पश्चिम भारत पर, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में किया है, ठीक है। 1006 में हमने बताया कि इन्होंने नगरकोट में किया। कहाँ किया, नगरकोट पर आक्रमण। 1000 हमने 1213 में बताया आपको, 1213 में कि थानेश्वर पर इसने किया है, थानेश्वर पर। फिर 1017 में कन्नौज पर किया है। कहाँ पर किया है, कन्नौज पर। 1000 आपका 25-26 में इन्होंने गुजरात के सोमेश्वर मंदिर, और जब सोमेश्वर मंदिर से लेकर लूटकर सामान ले जा रहा था बहुत बड़ी मात्रा में, और दूसरा मतलब जगह से भी लूट करके, तो उसी समय जाट जनजाति जो था वो जाटों ने इसका विरोध किया था, जाटों ने इस पर आक्रमण किया था। तो उस समय ये इग्नोर किया, क्योंकि बहुत सामान रखे हुए थे, तो किसी तरह सोच रहा था कि इसको हम पहुंचा दें। फिर जब जाटों ने 1025 में इस पर आक्रमण किया था, तो वापस अफ़गानिस्तान से घूर करके फिर आता है और जाटों के विरुद्ध लड़ाई लड़ता है 1027 में। दोस्तों ये मोहम्मद गजनबी था, ठीक है। तो ये मोहम्मद गजनबी का मृत्यु 1030 में, आप समझो हैजा ये सब हो जाता है, असाध्य बीमारी, डायरिया उरिया, वो मरता है, ठीक है। इसके दरबार में 3 कवि रहता था। एक था अल-बरूनी जिसने किताब उल हिंद लिखा, जिसको तहकीक ए हिंद भी कहा जाता। फिरदौसी जिसने शहनामा लिखा। उतबी जिसने किताब उल यामनी लिखा। इतना हमने बताया है पिछले 2 क्लासों में, इससे कुछ भी 1 पॉइंट ज़्यादा आपको नहीं हमने बताया। अब हम देखते हैं तृतीय मुस्लिम आक्रमण। क्या, तृतीय मुस्लिम आक्रमण, तृतीय मुस्लिम आक्रमण। ये भी दोस्तों तुर्क ही आक्रमण था, तुर्क से ही किया था, या आप कह सकते हो तुर्क आक्रमण, ठीक है। ये 1178 से लेकर के 1206 के बीच किया है। 1178 से 1206 के बीच इसने किया है, ठीक है। तीसरा मुस्लिम आक्रमण। अब इसके बाद ये जो आक्रमण करता है, इसके बाद मुस्लिम आक्रमण नहीं होता, इसके बाद मुस्लिम जो होता है भारत में ही अपना साम्राज्य को विस्तार करता है और यहाँ पर ही बस जाता है, ठीक है। अब लूट करके सामान नहीं कहीं पर ले जाता है, अब जो भी करेगा यहीं पे विकास करेगा भारत में ही, ठीक है। तो ये होता है। तो ये जो तीसरा मुस्लिम आक्रमण है किया, वो किसने किया था, मोहम्मद गौरी, गजनबी तो दूसरा हो गया, तो मोहम्मद गौरी ने किया। किसने किया, मोहम्मद गौरी ने तीसरे आक्रमणकारी के रूप में जाने जाते हैं। तीसरे ये क्या थे, आक्रमणकारी, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी को क्या कहा जाता है, तीसरे मुस्लिम आक्रमणकारी। ये अफ़गानिस्तान से था दोस्तों, ये भी कहाँ से था, अफ़गानिस्तान। यहाँ पे एक वंश था जिसका नाम था गौर वंश। कौन सा वंश, गौर वंश, ठीक है, या गौर क्षेत्र यहाँ पे था, तो उसी क्षेत्र से मोहम्मद गौरी था, ठीक है। तो इससे गौर क्षेत्र से ये संबंधित था, जो कि उत्तरी अफ़गानिस्तान में था, ठीक है। ये जो है आक्रमण कब से कब करता है, तो ये आक्रमण करता है 1178 से लेकर के 1206 के बीच, ठीक है। इसका आक्रमण का उद्देश्य क्या था, आक्रमण के जो कारण था क्या था,
क्या ये करना चाहता था? सामान लूट कर ले जाना चाहता था, औरों के जैसा लूट करके यहाँ से धन ले जाना चाहता था? नहीं, ये भारत में साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। मतलब भारत पर ही ये शासन करना चाहता था। जो अफ़गानिस्तान वाला क्षेत्र में था वो चाह रहा था अब भारत पर हम क्या करें, तो साम्राज्य का विस्तार करें। ठीक है, ये आपको भारत है दोस्तों, तो ये पहले इस क्षेत्र में था, अब ये चाह रहा था हम इस क्षेत्र में आएँ। ठीक है, तो ये भारत पर क्या करना चाह रहा था, तो ये विस्तार अपना भारत में साम्राज्य का करना चाह रहा था। ठीक है, अब आप समझो, इसने इस उपलक्ष्य में कि भारत में हम साम्राज्य का विस्तार करेंगे, 1178 से 1206 के बीच विभिन्न युद्ध किया। कौन कौन सा किया? तो पहला जो युद्ध किया इसने, गौरी पहला यानी तीसरे मुस्लिम आक्रमण है, जो कि कौन है? मोहम्मद गौरी। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है? तो साम्राज्य का विस्तार करना। ये क्या चाहता था? साम्राज्य का विस्तार कहाँ करना? भारत में। ठीक है, भारत में, ये इसका कारण था। अब देखो, गौरी प्रथम जो आक्रमण करता है, गौरी का प्रथम जो आक्रमण था वो कहाँ पर था? जैसे हमने बताया कि मोहम्मद बिन कासिम ये कहाँ पर करता है, तो मोहम्मद बिन कासिम जो करता है वो करता है सिंध पर, जो कि वहाँ के राजा दाहिर था। ठीक है, फिर ये जो आपका क्या है, दूसरा जो मुस्लिम आक्रमणकारी है वो जयपाल को हराता है। उसके पिता भी सुबुक्तगीन भी जयपाल को मोहम्मद गजनवी के पिता हराया था। तब फिर जब मोहम्मद गजनवी के पिता कौन था? सुबुक्तगीन, जो कि जयपाल को हराया। सुबुक्तगीन भी जयपाल को, हिंदू वंश के शाही वंश के शासक जयपाल था। जब दोनों हरा देता है तो फिर लास्ट में बेइज्जती नहीं सह पाता है और आत्महत्या कर लेता है। ये हमने पूरा बता रखा है आपको। ठीक है, तो गौरी जो है प्रथम जो आक्रमण करता है, प्रथम आक्रमण ये गुजरात में करता है। गुजरात के अनहिलवाड़ा एक जगह है। ठीक है, अनहिलवाड़ा, तो अनहिलवाड़ा कहाँ पे? गुजरात। तो गुजरात में ये भी करता है। ठीक है, गुजरात पर आक्रमण 1178 में। कब करता है? तो प्रथम आक्रमण कहाँ पे करता है? गुजरात के अनहिलवाड़ में। कब? 1178 में। इस समय गुजरात के जो शासक था, कोई तो वहाँ पे राजा होगा ना, गुजरात का शासक भीम द्वितीय था। कौन था? भीम द्वितीय गौरी को पराजित कर देता है। गौरी क्या हो जाता है? हार जाता है। गौरी प्रथम युद्ध में ही क्या हुआ था? पराजित हो जाता है। किसके द्वारा? तो भीम द्वितीय के द्वारा। ठीक है, तो गौरी आया किस उपलक्ष्य में? भारत में साम्राज्य विस्तार करनी है हम। ठीक है, वहीं पे हमें शासन करनी है। लेकिन जब इसने 1178 में ही पहला आक्रमण किया गुजरात के अनहिलवाड़ में, तो यहाँ के शासक भीम द्वितीय था। कौन था? भीम द्वितीय ने गौरी को क्या कर दिया? तो पराजित कर दिया, लेकिन मारता नहीं है। ठीक है ना, पराजित हो जाता है, फिर यहाँ से वो निकल लेता है, हार जाता है, फिर बाद में आता है। ठीक है, फिर बहुत सारा आक्रमण करता है। फिर इसका जो आप समझो प्रमुख जो अभियान रहा गौरी का, वो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये पराजित हो गया 1178 में, पहला ही अपना युद्ध में। ठीक है, फिर इसका तीन प्रमुख मतलब कि मोहम्मद गौरी का क्या रहा? युद्ध रहा। इसका पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। पूरा नाम क्या था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक है, इसका पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तीन प्रमुख युद्ध इसका।
जिसके कारण ये भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार किया और अपने सपनों को साकार किया। ठीक है, तो 3 प्रमुख युद्ध। ठीक है, 3 प्रमुख युद्ध किस उपलक्ष्य में, कि भारत में हमें साम्राज्य विस्तार करनी है। क्या क्या 3 प्रमुख युद्ध है? तो एक तो है 1191 में, जिसका नाम है तराइन नामक स्थान पर लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, कब हुआ था? 1191 में। दूसरा 1192 में लड़ा, अगले ही वर्ष। तराइन का दूसरा युद्ध। ठीक है, 1192। फिर एक युद्ध लड़ता है जिसका नाम होता है चंदावर का युद्ध। ये लड़ता है 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ता है। ठीक है, 3 प्रमुख युद्ध इसका गौरी को देखेंगे, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का। तो ये देखेंगे तराइन का प्रथम तराइन जो है ना, इसको तड़ावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक फील्ड है, कहाँ पर? युद्ध के मैदान है। ठीक है, तराइन या तड़ावड़ी के नाम से भी इसी को जाना जाता है। ये हरियाणा में है। कहाँ पे है? तो हरियाणा में। अभी कहाँ पे ये है? तो ये हरियाणा में। ठीक है, समझो आप कि आप समझो कि ये जो है ये भारत है। ठीक है ना, ये आपका क्या है? भारत है। तो ये समझो इस क्षेत्र में, उत्तर भारत में, ये चाह रहा था कि हमारा साम्राज्य का विस्तार हो। ठीक है, इस उपलक्ष्य में इन्होंने सिंध को जीता, पाकिस्तान वाला क्षेत्र को जीत लिया था, पंजाब को जीत लिया था, मुल्तान को जीत लिया था, इन क्षेत्रों को जीत लिया था। लेकिन अब चाह रहा था एंट्री मारने के लिए जो आज के मुख्य भारत है। तो यहाँ पे हरियाणा आपका पड़ता है। तो हरियाणा में ही एक क्या है? तो तराइन का मैदान है। तराइन का क्या है? मैदान है। इसको तरावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हरियाणा में। यहाँ पे दोस्तों जो शासक उस समय के था, यहाँ ये राजस्थान जो दिखाई दे रहा है आपको, ये राजस्थान में क्या? राजस्थान में चौहान वंश का शासन था। कौन सा वंश का? चौहान या राजपूत। तो चौहान वंश का शासक था। इस चौहान वंश के संस्थापक जो था वो वासुदेव था। ठीक है, वासुदेव इसका प्रमुख शासक अरुणोराज रहा। अरुणोराज ये भारत का ही शासक था। वासुदेव अरुणोराज, इसी का एक शासक रहा सोमेश्वर चौहान। इसी सोमेश्वर चौहान के पुत्र था। इसका पुत्र कौन था? तो इसका पुत्र पृथ्वीराज चौहान था। इस पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है। ठीक है, हमने क्या बताया कि अगर यहाँ पे देखो, मतलब कि अच्छे स्थिति में चौहान वंश उस समय था। ठीक है, शक्तिशाली था उत्तर भारत में। तो यहाँ पे है चौहान वंश का शासक, यहाँ पे ये पहुँच गया है गौरी। अगर चाहेगा इस क्षेत्र में गौरी को कि हमारा साम्राज्य रहेगा, तो चौहान वंश से युद्ध करना होगा कि ना करना होगा? तो जाहिर सी बात है कि करना होगा। तो हमने कहा कि ये जो चौहान वंश है, इसका इतिहास कुछ हमने देखने का प्रयास किया और कहा कि चौहान वंश जो राजस्थान में है। ठीक है, अभी जो जयपुर है ना, जो कोटा वाला शहर है जयपुर, कोटा इसी राजस्थान में है। तो जयपुर का स्थापना भी चौहान वंश के शासक के द्वारा किया गया है। ठीक है, चौहान वंश की स्थापना किसने किया? वासुदेव ने किया। अरुणोराज इसका एक राजा था और सोमेश्वर इसका एक राजा था, सोमेश्वर चौहान का ही पुत्र हुआ कौन? पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, अब अगर ये चाहेगा गौरी कि हम उत्तर भारत में क्या करें, नीचे देखो, ये इस एरिया से नीचे जो होगा वो दक्षिण भारत, ये जो इस पर ये भारत है ना, ये दक्षिण भारत है, ये वाला उत्तर भारत है। ठीक है, तो अगर चाहेगा उत्तर भारत में हम साम्राज्य का विस्तार करें, तो हमें किसको हरानी होगी? तो हमें इसको पृथ्वीराज चौहान को
पराजित करनी होगी। पृथ्वीराज चौहान का एक दोस्त था, एक इसका मित्र था। ये उत्तर प्रदेश, यहाँ पे है दोस्तों उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, ठीक है। ये क्या है? उत्तर प्रदेश, यहाँ पे कन्नौज है। उत्तर प्रदेश में क्या है? कन्नौज। कन्नौज के एक गढ़वाल वंश के शासक, कौन सा वंश? गढ़, जैसे वहाँ चौहान वंश के, तो गढ़वाल वंश है। इसका शासक जो था जयचंद था। कौन था? जयचंद। ये भी काफ़ी मतलब कि शक्तिशाली व्यक्ति जयचंद था। तो जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोनों में दोस्ती था। क्या था? दोनों में दोस्ती था। अब आप समझो कि यहाँ पे है राजस्थान और यहीं पे है पृथ्वीराज, ये आपका जयचंद का क्या? उत्तर प्रदेश। अब अगर सोचो यहाँ पे, अब यही एरिया में चाह रहा है कौन? ये पूरा एरिया में चाह रहा है मोहम्मद गौरी क्या करना? तो अपना साम्राज्य विस्तार करना। तो ये दोनों को हरानी होगी। पहले तो इसको हराएगा क्योंकि यहाँ से सटा हुआ है, फिर इसको हराएगा, ठीक है। तो इसी उद्देश्य से, इन दोनों को पराजित करने के उद्देश्य में 3 युद्ध लड़े गए। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में और चंदवारा का युद्ध 1194 में। आप समझ पा रहे हो? क्या आप समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे है आपको कि 2 क्षेत्र हमने देखा, एक राजस्थान और एक उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कन्नौज का शासक कौन है? गढ़वाल वंश है, शासक जयचंद है। और यहाँ राजस्थान में ये जो चौहान वंश है जिसका संस्थापक वासुदेव ने किया, ठीक है। इसी का एक शासक अरुणराज रहा और इसी का शासक सोमेश्वर चौहान, जिसका पुत्र पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, रहा, जो कि एक शक्तिशाली उस समय था जब गौरी आक्रमण किया था भारत पर। तो अब गौरी को इसी से लड़ना होगा, ये दोनों से, जयचंद और इससे पृथ्वीराज चौहान से। अब देखते हैं दोस्तों इन तीनों युद्ध का परिणाम क्या रहा, ठीक है। तो आइए देखते हैं 3 युद्ध। पहले तो ये आप समझ लो कि यहाँ पे ये भारत वाला एरिया है, ठीक है। ये रहा। तो यहाँ पे 3 युद्ध लड़ा गया गौरी के द्वारा। किसके द्वारा? गौरी के द्वारा। कौन कौन सा युद्ध रहा? तो एक तो था तराइन का प्रथम युद्ध। कब? 1191 में। और एक रहा तराइन का दूसरा युद्ध। ये कब? 1100 लगले वर्ष हो गया 92। और एक चंदवारा का युद्ध, चंदावर का युद्ध 1193। यहाँ पे गौरी एंट्री मार चुका था। इस क्षेत्र में कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। ये है आपका पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। और इस क्षेत्र में आपका कौन है? ये उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे है आपका जयचंद, ठीक है। जयचंद 2 शासक है। समझो अब आप, पृथ्वीराज चौहान, हमने कहा था कि जब गौरी ने पहला आक्रमण किया था अनहिलवाड़, कहाँ पर? अनहिलवाड़ गुजरात। कहाँ वाला एरिया पर? गुजरात वाला एरिया पर। ये गुजरात है, ठीक है। तो यहाँ के जो शासक था, यहाँ के शासक कौन था? भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने क्या किया था? पराजित कर दिया था किसको? गौरी को, ठीक है। गौरी को पराजित किया। फिर विभिन्न युद्धों के द्वारा ये इस क्षेत्र को जीता और भारत में आना चाह रहा था। तो यहाँ पे आपको पड़ जाता है हरियाणा में जो है दोस्तों, ये क्या हो जाता है? एक तराइन का मैदान है। क्या है? तराइन का मैदान है। इसी तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध होता है। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान। तो ये जो तराइन का प्रथम युद्ध है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, ये किसके बीच होता है? तो एक तरफ रहता पृथ्वीराज चौहान और एक तरफ
गौरी रहता है, महमूद गौरी। तो एक तरफ रहता है गौरी, तो पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गौरी। ठीक है, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित कर दिया। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने महमूद गौरी को क्या कर दिया? पराजित। गौरी हार जाता है और बुरी तरह से हारता है। ठीक है, गौरी हार जाता है और केवल हार ही नहीं जाता है, बुरी तरह से हारता है। फिर भी देखो, भारतीय शासकों का एक यही कमजोरी था कि वो मारता नहीं था। मतलब खत्म करो इसको यार, भारत पे तुम्हारा घर पे आक्रमण कर रहा है, इसको मारो, ख़त्म करो इसको, फिर तो ये आ सकता है ना। अब तो और आपके कमजोरी क्या है ना, उसको कितना आप शक्तिशाली हो वो भी माप लिया है, तो अब और मजबूती के साथ आएगा ये। लेकिन इसको ये समाप्त नहीं किया, मारा नहीं, तो ये भाग गया। वापस कहाँ चला गया? हारने के बाद तराइन के प्रथम युद्ध जब 1191 में हारता है गौरी, तो वापस चला जाता है फिर गौड़ क्षेत्र में, यानी अफगानिस्तान में, उत्तरी अफगानिस्तान वाला क्षेत्र में। इसी दौरान दोस्तों एक घटना हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद जो इसका मित्र था, ये पृथ्वीराज चौहान है, यहाँ जयचंद, इन दोनों के बीच में कुछ विवाद हो जाता है। विवाद क्या होता है? तो ये दोनों तो मित्र था। इस जयचंद का एक बहुत ही सुंदर एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। संयोगिता नाम था। क्या नाम था? संयोगिता। एक चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि है पृथ्वीराज। इस पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि जिसका नाम है चंद्रबरदाई। क्या? चंद्रबरदाई। ये चंद्रबरदाई एक किताब लिखता है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज रासो नामक कहानी लिखता है, किताब लिखता है। कौन? चंद्रबरदाई, जो इसका दरबार में कवि रहता है। ठीक है, इसमें लिखता है कि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के बीच जो है प्रेम प्रसंग हो गया। दोनों के बीच जो प्रेम प्रसंग हुआ उसके बारे में ये क्या करता है? विवरण देता है। उसके बारे में ये विस्तार पूर्वक लिखता है कि देखो, संयोगिता को प्यार हुआ था, किससे हो गया था? पृथ्वीराज चौहान ई बुढ़ऊ से। ठीक है, काफ़ी एजेड ये होंगे, क्या है कि इसके पिता का दोस्त है, इसके पिता का मित्र है। तो जब इससे प्रेम हो जाता है तो पता चलता है ये बात जयचंद को, पिता को उसके। तो जयचंद गुस्सा से आग बबूला हो जाता है, और आग बबूला हो करके आनन फानन में ये क्या करता है कि मतलब जल्दबाजी में ये संयोगिता के शादी करने हेतु स्वयंवर होता था पहले। ठीक है ना, कि स्वयं मतलब खुद, और वर मतलब वही उसके जो पति होंगे, तो वर को खुद से सिलेक्ट करना। ठीक है, तो स्वयंवर होता है, उसमें शक्ति प्रदर्शन करना होता था कि शक्ति किसको ज़्यादा है वो उसको सेलेक्ट कर लेगी। ठीक है, तो लड़ना होता था, तलवारबाजी ये सब होता था। तो जयचंद ने सबको आमंत्रित किया, विभिन्न क्षेत्र के शासकों को, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने निमंत्रण नहीं भेजा। और बदले में कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान का कठपुतला एक मतलब कि गेट पर लगा दिया, और ऐसे मतलब झुका करके उसका कठपुतला कि मेहमानों को ये क्या कर रहे हैं? वेलकम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब बेइज्जती वो कर रहा था। अब पृथ्वीराज चौहान उस समय का शक्तिशाली शासक था दोस्तों, मतलब मेहमान नवाजी ये करेंगे। तो ये बात देखती है ये बकलोलिया संयोगिता। ठीक है, इसको अब यार किसी को ये चाह रही है, उसका मतलब कि चाहत इतना है कि सोचो, एज नहीं ये देखा एज गैप, फिर भी अगर इस जिसको ये चाह रही है उसका बेइज्जती इस प्रकार से किया जाएगा, बर्दाश्त होगा? नहीं होता। खटाक से ये क्या करता है, वो लव लेटर, एक पत्र लिखता है इसको, और लिख करके किसी दूत के द्वारा भेजता है किसको? तो
पृथ्वीराज चौहान को, और कहता है कि अगर आप हमारा ब्याह होगा तो आपसे, नहीं तो हम मर जाएंगे, हमारे मरे हुए मुंह आप देखोगे, तो अगर आप हमें चाहते हो तो आप यहाँ पे आ जाएं। तो पृथ्वीराज चौहान आता है और उसको घोड़े पर सवार करके लेकर भाग जाता है और दोनों विवाह कर लेता है। इस बेइज्जती का, इस अपमान को जयचंद सीरियस लेता है, जबकि अब इसको होना चाहिए अरे चलो शासक है, राजा है, क्या दिक्कत है, इतनी प्रतापी शासक है, बेटी का चाहत है तो हो जान दो, ठीक है ना। लेकिन ये चुट्टा ये क्या किया कि दो प्रेमियों को बिछड़ाना चाहा, ठीक है। तो अब क्या कहता है ये कि जब दुश्मनी हो गया ये दोनों के बीच में, तो अब ये जयचंद जो कि मोहम्मद गौरी हार करके वापस कहाँ चला गया था, तो वापस अपने क्षेत्र अफगानिस्तान वाला क्षेत्र में चला गया था। अब ये जयचंद बुलाता है गौरी को, किसको बुलाता है, गौरी को, और गौरी को कहता है हम आपका समर्थन देंगे, हम आपको साथ देंगे, साथ साथ में अगर मित्र किसी दुश्मन का दोस्त बन जाता है तो बहुत क्या होता है, क्योंकि आप उसको, उस पर बिलीव करके आप सभी बातें को आप बता चुके होते हैं, तो आपकी कमजोरियां क्या है, आप किस क्षेत्र में ज़्यादा शक्तिशाली हो, वो सब वो जानता है, तो वो चाहे तो आपको तहस नहस कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, ठीक है ना। तो किसी खास दोस्त से कभी दुश्मन करना भी क्या है, महामूर्खता वाली बात है। तो गौरी क्या करता है, इसको, इसका पूरे कमियां के बारे में बताता है गौरी को, किसने, तो जयचंद। तो जब जयचंद बताता है तो बस उसी का फ़ायदा उठा करके ये मतलब कि गौरी 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ता है। ये भी किसके बीच होता है, तो पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गौरी। अब इस युद्ध में गौरी इसको पराजित कर देता है, पृथ्वीराज चौहान को, और ये राजस्थान वाला क्षेत्र को क्या कर लेता है, जीत कर अपने साम्राज्य में शामिल कर लेता है, ठीक है। देखो दोस्तों कैसा होता है, इस प्रकार से ये भारत पर इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म का साम्राज्य 1192 से स्थापित होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए जयचंद को मध्यकालीन भारत में गद्दार कहा गया। क्या कहा गया, गद्दार। सोचो कि अगर इस प्रकार से गद्दारी ये नहीं करता जयचंद, इतिहास में देखो दो लोग को, दो नहीं तीन लोग को, एक रामायण से विभीषण को गद्दार कहा गया, मतलब अपने भाई के विरुद्ध उन्होंने जो बताया था राम को कि उसके कमजोरियां के बारे में, कि उसके नाभि में उसका ये है, ठीक है ना। तो फिर आपका 1192 में जयचंद, तो अगर आप गद्दारी वाला काम करोगे तो आपको, मतलब लोग कहता है कि जयचंद हो आप, ठीक है ना, ऐसे कह करके, या विभीषण हो, तो ऐसे कर करके बोलता है लोग, ठीक है। तो एक जयचंद गद्दार हुए, और एक आप जब पढ़ोगे मॉडर्न इंडिया तो आप मीर जाफ़र का नाम सुनोगे। 1757 से जब आधुनिक भारत स्टार्ट होता है, यहाँ भी तो स्टार्टिंग फेज में 1192 में ही, मतलब कि जब साम्राज्य विस्तार हो रहा है, उसी समय गद्दार एक निकला, कौन, जयचंद, जो किसका मित्र है, पृथ्वीराज चौहान। अब जब 1757 के, मतलब आप देखोगे पलासी का युद्ध होता है, इस पलासी के युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दे देता है मीर कासिम, कौन, मीर कासिम दे देता है साथ। तो मीर कासिम को भी भारत का गद्दार कहा गया आधुनिक भारत में, ठीक है। तो ये लोग गद्दार हुए भारत का। तो जयचंद क्या है, आधुनिक भारत का गद्दार, जो कि कहाँ का शासक था, तो ये उत्तर प्रदेश में कनौज के शासक था। तो ये आपने देख लिया 1191, 1192। फिर 1193 में ये होता है, सॉरी 93 नहीं, 94 में चंदावर का युद्ध होता है। इस चंदावर के युद्ध में अब देखो दोस्तों, अब बच गया कौन, अब यहाँ उत्तर प्रदेश में खुद बचा कौन, ये तो, इसको तो मारा गया पृथ्वीराज चौहान। अब बचा है ये आपका चंदावर के युद्ध करने के लिए कौन, तो जयचंद, जो गद्दार है। अब क्या लगता है आपको कि इसको छोड़ देगा गौरी? अब गौरी कहता है कि चुट्टा, तुम अपने दोस्त का नहीं हुआ तो हमारा तुम क्या होगा।
गौरी ये जयचंद कहता है कि जब युद्ध 1194 में होने लगता है गौरी और जयचंद के बीच, ठीक है ना, तो जयचंद कहता है कि ये आप धोखा दे रहे हो। तो इसने कहा कि तुमने जो एक शासक के साथ 1192 में किया था वो क्या धोखा नहीं था? अगर वो धोखा नहीं है तो आज हम जो कर रहे हैं, आप शासक के तो छोड़ो अपने दामाद को नहीं बख्शे हो, तो वो धोखा नहीं था। हम कर रहे हैं तो मतलब तू करे तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ठीक है ना। इस प्रकार से चंदावर के युद्ध जो होता है गौरी और किसके बीच होता है? जयचंद के बीच। गौरी वर्सेस जयचंद। तो इस युद्ध में गौरी जीत जाता है और गौरी उत्तर भारत में एक अपना अच्छा खासा साम्राज्य का विस्तार कर लेता है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों गौरी का 3 प्रमुख युद्ध, जो कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच होता है 1191 में, गौरी और ये आपका क्या नाम, पृथ्वीराज चौहान। और दूसरा भी फिर गौरी और पृथ्वीराज चौहान, लेकिन पहला में गौरी हार जाता है, दूसरा में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, ठीक है। चंद्रबरताई जो इसका लेखक है वो पृथ्वीराज रासों में कहता है कि मतलब कुछ अतिशोक्ति वाली बात कुछ बढ़ा चढ़ा के लिख देता है कि जब हारा पृथ्वीराज चौहान तो इसको अफ़गानिस्तान में बंदी बना करके लेकर चल गया कौन, गौरी। और कहता है कि ये काफ़ी निशानेबाजी मतलब धनुर्धारी बड़े उच्च कोटि के थे। तो उसके आँखों को, दोनों आँखों को मतलब कि फोड़वा दिया गौरी ने। क्या किया? आँखों को फोड़वा दिया पृथ्वीराज चौहान के आँखों को, और अफ़गानिस्तान के कैद बनाकर अफ़गानिस्तान में रखा। और एक दिन कहता है कि उसके कला को प्रदर्शन करने का मौका दिया। किसको? तो ये आपको क्या कहता है कि पृथ्वीराज चौहान को। अब उसका आँख फोड़ दिया गया था और एक कहीं एक फिक्स स्थान पे मतलब कि निशाना लगाने को कहा गया। तो कहता है ये संगीत के आवाज़ भी मतलब कि पहचानता था, ठीक है, कि आप आवाज़ निकाल रहे हो तो उसको भी ये सुन करके बिना देखे धनुष चला सकता था। तो कहता है कि जब गौरी ने ये मतलब कि रखा था प्रोग्राम, तो गौरी को ही मार दिया था आवाज़ सुन करके कौन, पृथ्वीराज चौहान। इस पर फिल्म भी एक बना है पृथ्वीराज चौहान नाम से, ठीक है, इसमें दिखा। लेकिन ये सही नहीं है। गौरी भारत में ही खोखरों के विरुद्ध मतलब आक्रमण करते हुए 1206 में मारा जाता है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों। तो गौरी का मृत्यु जो होता है 1206 में हो जाता है। खोखर एक जनजाति था, तो खोखरों के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हुए, ठीक है ना, लड़ाई लड़ते हुए इसका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है 1206 में। लेकिन उत्तर भारत में एक अच्छे खासे स्तर पे ये क्या किया था, तो साम्राज्य का विस्तार कर लिया था, ठीक है। ये उत्तर भारत में क्या कर लिया था, साम्राज्य का विस्तार अच्छे स्तर पे कर लिया था। गौरी दोस्तों 3 इसका गुलाम था। गुलाम मतलब ऐसा नहीं कि उसका घर का काम करता था, इसके साम्राज्य विस्तार में, लड़ाइयाँ में प्रमुख योगदान उसका रहता था गुलाम का। गुलाम जो काफ़ी शक्तिशाली होता था किसी राज्य में, तो उसको वहाँ से खरीद करके कुछ पैसा पर ले आता था शासक, ठीक है। तो गौरी ने 3 व्यक्ति को लाया, यानी गौरी का कितना गुलाम था, 3 गुलाम। 3 गुलाम गौरी का था। एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, और एक था आल्दुज और एक कुबाचा। कौन था? कुबाचा। आल्दुज और कुतुबुद्दीन ऐबक, आल्दुज और कुबाचा, ये 3 गुलाम था किसका, गौरी का। तो गौरी हमने कहा इस क्षेत्र में क्या किया, साम्राज्य का विस्तार कर लिया। गौरी का एक बेटी था, किसका, मोहम्मद गौरी का। इसके बेटी को प्यार हो जाता। अब देखो सबसे योग्य, इन तीनों गुलाम में सबसे योग्य जो होता है ये कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे शक्तिशाली होता है, ठीक है। तो इकर बेटी जो होती है गौरी के, इसको प्यार हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक से। अब कुतुबुद्दीन ऐबक से जब प्यार हो जाता है गुलाम से, तो गौरी आता है गुलाम कहने का, तुम मतलब हमारे साथ जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली को छेद कर रहे हो, ठीक है। तो इसको मतलब कि ये कह के तलवार निकालता है, तो
इसका बेटी जो होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से जो प्यार करती है, किसका बेटी, गौरी का बेटी, वो कहती है खबरदार पिताजी अगर हमरे बुढ़ऊ के आपने कुछ किया तो ठीक है। तो उसने आ जाता है बीच में और कहता है कि आप इतिहास को देखो, आप ही ने, आप कहाँ दूध के धोले हो, आप ही ने मतलब कि यहाँ पे जो क्या था, पृथ्वीराज चौहान था, पृथ्वीराज चौहान, और यहाँ पे जयचंद, यहाँ पर भी एक कुछ वैसा ही घटना हुआ था कि जयचंद के बेटी को किसने पटा लिया था, तो पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक है ना। तो इसने जो ये किया था तो उसका परिणाम आप जानते हो, तहस नहस दोनों हो गया। अगर आज भी आप भी आज वही काम करोगे जो उसने किया था जयचंद ने, तो फिर आपको भी आने वाला समय में उसी प्रकार से बर्बाद हो जाओगे जैसे जयचंद हो गया, ठीक है। तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, ये गौरी जो है समझदारी से काम करता है और इसको कहता है कि तुम जाओ शादी ब्याह कर लो मेरी बेटी से और जाओ उत्तर भारत में जो हमने अभी अभी साम्राज्य को जीता है उस पर तुम शासन करो, ठीक है। तो एक को तो वहाँ भेज देता है, अब बाकी बचा दो, तो ये पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाला क्षेत्र में ये दोनों के, इसको मुल्तान दे देता है, मुल्तान और गजनी, ठीक है, गजनी पर इसको शासन करने के लिए, और इस पर सिंध का गवर्नर बना देता है। हमने बोला था मुल्तान को जीता था, गजनी को, सिंध को, तो सिंध का गवर्नर बना देता है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों। तो कुतुबुद्दीन ऐबक किसके बेटी से प्यार कर लेता है, तो अपने मालिक के बेटी से, ठीक है ना। आने वाला समय में कुतुबुद्दीन ऐबक का एक बेटी होती है, इसके बेटी को पटा लेती है इसके एक गुलाम जिसका नाम है इल्तुतमिश, ठीक है। तो इसके बेटी को कौन पटा लेती है, तो इल्तुतमिश, इसी का गुलाम। अब यहाँ पे भी वही करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक उस पर तलवार निकालता है इल्तुतमिश पे, अपने गुलाम पे, कि तुम मतलब कैसे ये कर सकते हो। फिर उसका बेटी आगे आती है, आप भूल रहे हो इतिहास आप लोग कहाँ दूध के धुले हो, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्यार मोहब्बत की बातें चलती हैं, ठीक है। फिर देखो प्यार करके कितनी बड़ी बड़ी साम्राज्य को हासिल किया जा सकता है, एक गुलाम होकर के कितना मालिकाना हक, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये होता है। तो ये रहा दोस्तों मोहम्मद गौरी से संबंधित बातें। मोहम्मद गौरी का मृत्यु 1206 में हो जाता है। अब जो है इस क्षेत्र में विस्तार हो जाता है मुस्लिम धर्म, ठीक है, और इस्लाम का साम्राज्य, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे पूरे दिल्ली वाला क्षेत्र में, इस सब एरिया में अब एक सल्तनत आ जाता है जो कि गुलामों ने उस सल्तनत को स्थापित किया था। जो 3 गुलाम इसका था उसी में एक कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन होता है, इल्तुतमिश होता है। तो इल्तुतमिश ये सब मिल करके दिल्ली सल्तनत का स्थापना करता है। क्या करता है, दिल्ली सल्तनत का स्थापना करता है, यानी भारत में अपना अच्छा खासा साम्राज्य का विस्तार कर लेता है, ठीक है। तो इसी प्यार मोहब्बत की बातों के साथ आज की क्लास को, आज की सभा को हम यहीं पे समापन देंगे, अपनी वाणी को यहीं पे हम विराम देंगे। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत में हम 5 वंश को देखेंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोदी वंश, ठीक है। इस प्रकार से गुलाम वंश को हम, दिल्ली सल्तनत को हम देख सकते हैं, ठीक है। तो गुलाम वंश देखेंगे जिसमें गुलामों ने जिस वंश का स्थापना किया हो, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था किसका, तो मोहम्मद गौरी का, तो वो जिस वंश का स्थापना करता है उसको गुलाम वंश कहा जाता है। मोहम्मद गौरी का गुलाम था इल्तुतमिश, ठीक है। तो ये अब हम आगे की क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।